So class, most probably this is the last chapter, okay, in this semester, and today we'll talk about taxation. Okay, so taxation, it will talk about income taxes, and the IAS is IAS 12 income taxes. इसके ऊपर है. We'll talk about the entries के income taxes में कौन-कौन सी entries use करेंगे accounting records में, and then the main thing is deferred taxation, जो आपको थोड़ा बहुत idea मैंने दिया होता, और उसके reasons और उसको उसके साथ करना क्या है, how to deal with it. So it is done. We will find out about the temporary differences on accounting and taxable profit. ये deferred taxation है. और फिर calculate and record deferred tax. उसको हम calculate भी करेंगे, उसको record भी करेंगे कि financial statements में वो क्या होता है. So this is what we are doing in taxation. It's a small chapter. शायद 1.5 lecture में inshallah we'll be able to finish it off. Or 1 lecture, 1.5 lecture. Okay, let's start here. So we'll talk about taxation. We'll talk about accounting entries and specific scenarios कि उसमें क्या क्या होता है. We'll talk about deferred tax. तो basically दो चीजें हैं. Income taxes में हम इनकी entries को देखेंगे, फिर हम लोग deferred tax को देखेंगे, और फिर deferred tax में हम लोग basically will talk about the reason. तो वहाँ पे the first reason is, या the most common explanation is कि accounting profit is not equal to taxable profit. This is the base of that. कि accounting profit taxable profit के बराबर नहीं होता. थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों नहीं होता. फिर उससे arise होता है deferred tax. और deferred tax either becomes your liability or it becomes your asset. ठीक है, तो फिर यही deferred tax या तो आपका asset बनेगा या आपका liability बनेगा. तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा अक्सर क्वेश्चन में कभी assets deferred tax as an asset होता है, कभी as a liability होता है. वो क्यों होता है? रीजन उसका ये है कि इसकी वजह से होता है, और अगर दोनों कॉमन है, दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, तो उसके साथ हमने करना क्या, उसकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Start करें class? Yes. Okay, let's start. So first we need to understand the definitions. थोड़ी सी definitions है, थोड़ा सा idea ले लें कि ये होता क्या है. This is the IAS 12. It's about income taxes. और इसमें दो चीजें हैं which you need to understand. एक है आपका current tax. Just like the name suggests, current ना, अभी का, इस साल का. current का मतलब हो गया अभी का ना, तो इस साल का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो वाला टैक्स है जो या तो आपने देना है और या फिर आपने वापस लेना है. ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि टैक्स वापस लेना हो मैंने, मतलब टैक्स तो मैं देता हूं तो मैं टैक्स वापस कैसे लूंगा. तो इस तरह होता है कि जब आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में होता है आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट या आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट. उसको हम लोग नॉर्मली वी यूज द टर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हिच यू सॉ ओवर हियर where it said accounting profit. So this is what's in your mind. आपके दिमाग में accounting profit है, तो आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं. आप कहते हैं मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, फिर आप कहते हैं यार इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, तो आप उसके मुताबिक आप कहते हैं इतना टैक्स बनेगा मेरा. नाउ दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर. अब ये आपका एस्टिमेट है या आपकी कैलकुलेशन है, चला इस तरह बोलते हैं कि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आपने कितना टैक्स देना है. फिर एक कैलकुलेशन है जो कि टैक्सेबल इनकम से होगी. अब आप कहेंगे सर टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम, अब देखिए वहां पे हमने दो किस्म के प्रॉफिट्स पढ़े थे. अभी थोड़ी देर पहले हमने दो किस्म के प्रॉफिट्स देखे. एक लिखा था अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक लिखा था टैक्सेबल प्रॉफिट. सो व्हाट इज दिस टैक्सेबल प्रॉफिट? दिस इज द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन रूल्स, कि उस रूल के मुताबिक आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है. एक तो आपने अपनी सारी अकाउंटिंग की, पूरे साल आपने कहा यार ये हुआ, मैंने ये चीजें खरीदी, मैंने ये वापस की, इसको डेप्रिशिएट करना है, इसका इतना यूजफुल लाइफ मैंने लिया, अच्छा ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये इस्तेमाल करूंगा, जो भी हमने चीजें पढ़ी, रीवैल्यूएशन सरप्लस है इतना लिखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपने सब अप्लाई कर दिया, और एंड पे आपने कहा मेरा इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. फिर आप कहते हैं इसके ऊपर इतना % टैक्स लगा दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना हो गया. ये आपकी कैलकुलेशन थी. फिर कुछ रूल्स आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हैं जो आपकी कंपनी, आपकी कंट्री स्पेसिफिक रूल्स है. नाउ रिमेंबर दिस इज व्हाट योर कंट्रीज लॉ टेल यू टू. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर कंट्री का अलग हो, जरूरी नहीं है कि हर एक का सेम हो, अलग भी हो सकता है, रेट्स अलग हो सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग हो सकती है. अब वो आपको कहेगा कि नहीं यार ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हम टैक्स वाले कहते हैं कि आप इस्तेमाल करेंगे डिक्लाइनिंग बैलेंस, तो फिर आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा. फिर आप कहेंगे यार मैं इसकी खातिर अपना सब कुछ चेंज करूं, तो फिर आप क्या करते हैं कि एक टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं जो कि है एज पर टैक्स रूल्स. निकाल दिया, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा. ठीक है, सो दैट मींस फर्क आएगा दोनों में. तुम्हें जो दोनों में फर्क आएगा
उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ पैसे आपने देने हो, विच इज वेरी ऑब्वियस कि आपने टैक्स वालों को पैसे देने होते हैं। हो सकता है कि कुछ पैसे आपने उससे वापस लेने। सो दिस इज दैट्स व्हाई वी से रिकवरेबल। तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपने वापस लेनी हो। अभी इस तरह नहीं होता कि आप जाके टैक्स वाले से कहें चलो यार पैसे निकालो 100 रुपए, वो आपसे ये कहेगा अच्छा यार अगले साल में डाल दो, अगले साल कर देना, बस अगले साल फिर दोबारा भी तो टैक्स देना है ना आपने, तो अगले साल में वापस कर देंगे। अगले साल में अपनी लायबिलिटी को कम कर दीजिएगा, अभी पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे क्या आप उसको कम कर दीजिएगा, बस बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये असल में ये नहीं होगा हर बार के आपने पैसे वापस लेने होंगे। टैक्स रिफंड्स भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, टैक्सेशन पढ़ तो नहीं रहे, अच्छा नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी मोस्ट प्रोबब्ली। सो यू विल टॉक, यू विल लर्न अबाउट टैक्स रिफंड्स। रिफंड्स भी होते हैं, यू गेट सम रिफंड्स एज वेल, लेकिन नॉर्मली दीज थिंग्स आर योर टैक्स पेबल और टैक्स रिकवरेबल। ठीक है, लेकिन ये करंट है ना, क्योंकि कह रहा है करंट टैक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो वाले पैसे हैं जो या तो आपने देने हैं या आपने वापस लेने हैं, और ये सिर्फ इस साल के हैं, इस साल का जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला ना, ये उसके ऊपर है। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड करंट टैक्स। करंट टैक्स क्लियर हो गया? करंट टैक्स इस साल का जो आपने कैलकुलेशन की उसके मुताबिक या तो आपने पैसे देने हैं टैक्स के, या आपने टैक्स के पैसे वापस लेने हैं, इसको बोलते हैं करंट टैक्स। नाउ द अदर टर्म इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स। अब देखिए डेफर्ड टैक्स, मैंने आपसे कहा था कि डेफर्ड टैक्स जो है वो इस साल का नहीं है, वो कुछ पुराने सालों का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बात करेगा कुछ पुराने सालों की कि उसके साथ मैं क्या करूं। अब हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट मैचिंग प्रिंसिपल। गैप में आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, याद है? ठीक है, और मैचिंग प्रिंसिपल मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? कम ऑन क्लास, एग्जाम्पल भी दी थी। मैचिंग प्रिंसिपल में यू नीड टू मैच योर, आपको कहा था कि लड़कियां क्या करती हैं, दे मैच देयर लिपस्टिक विद नेल पॉलिश। ठीक है, लड़के क्या करते हैं, दे मैच देयर शूज विद बेल्ट। अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, मैच करते हैं रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। ठीक है, जिस साल का रेवेन्यू वो एक्सपेंस उसी साल में लिखेंगे, ये काम आपने यहां पे लिखना है। जिस साल में आपका रेवेन्यू उसी साल में उसका टैक्स। ठीक है, जिस साल का रेवेन्यू उस साल का टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एडजस्टमेंट करनी है, टैक्स का कुछ एक्सपेंस है उसको उसके साल के अंदर एडजस्ट कर देना, इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। सिंपल, डेफर्ड टैक्स इज एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट व्हिच यू डू सो दैट द टैक्स इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर गोज टू दैट ईयर, वो उस साल में ही चला जाए, किसी और साल में वो ना आए, टू मैच द टैक्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, वो उस अकाउंटिंग पीरियड में चला जाए। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने रेवेन्यू और उसको मैच किया था ना, उसी तरीके से डेफर्ड टैक्स में आप लोग टैक्स एक्सपेंस को उसके अपने अकाउंटिंग के साथ, ईयर के साथ मैच करके उस ईयर में लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये चीज भी हर वक्त आपको नजर आ रही होगी। आप जब देखेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उसमें ये टर्म भी नजर आ रहा होगा, डेफर्ड टैक्स। और वन सेकेंड फिर देखेंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर एसेट है तो इसका मतलब ये है कि, अच्छा फिर बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना बोल गए, यहां तक क्लियर हो? क्लियर है ना, दोनों डेफिनेशंस क्लियर है। करंट टैक्स इस साल का, डेफर्ड टैक्स को पुरानी एडजस्टमेंट्स, यानी जिस साल का टैक्स उस साल का, उसको उस साल में एडजस्ट कर दे, इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। दोनों चीजें क्लियर, दोनों डेफिनेशंस क्लियर। अब आगे चलते हैं। ओके, सो टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, जो आप लोग प्रॉफिट अपने कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो एक किस्म का एस्टिमेट होता है। मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग एक एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा यार अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा 1 लाख आ गया, इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह होता है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये आप लोग जो टैक्स ऑन प्रॉफिट जो आप लोग लगाते हैं, ये एक एस्टिमेट होता है जो आप बनाते हैं, ठीक, जो आपने या तो देना है या फिर लेना है वापस। मैंने कहा कभी कभी हो सकता है कि आपने वापस भी पैसे लेने हो, एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि किस केसेस में हो सकता है। ओके, सो पेड और रिसीव्ड, या तो आपने देना है या आपने वापस देना है, एंड इट विल बी शोन वेयर इट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइदर एज एन एसेट और एज अ लायबिलिटी। इफ यू हैव टू पे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पैसे देने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज क्या हो गई,
लायबिलिटी। और अगर मैं कहूं कि ये पैसे आपने टैक्स वालों से वापस लेने हैं तो फिर ये क्या हो गया आपका एसेट हो गया बस। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी ये आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट टैक्स इस साल का टैक्स है जो मैंने देना है इस साल के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक, ये हो सकता है कि मैंने देना हो सकता है कि मैंने पैसे लेने हो। इसी तरह जब आप लोग टैक्स ऑन प्रॉफिट बनाएंगे कैलकुलेट करेंगे तो आप एक एस्टिमेट बनाएंगे जिसके मुताबिक या तो आपने वो चीज पैसे देने हैं तो आपकी लायबिलिटी है और अगर आपने लेने हैं तो आपका एसेट बन गया। दोनों करंट होते हैं। सही ओके आगे जाते हैं। अब टैक्स पेबल को अगर कोई चीज टैक्स पेबल है यानी आपने पे करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपने पे करना है ना, आपने पे करना है सो इट्स अ पेबल। पेबल इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो जब वो क्रेडिट हो जाएगी तो वो किधर जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी इनकम टैक्स पेबल। तो वो कहां पे शो होगी? करंट लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर ओके। टैक्सेशन इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो बस ये डेबिट कर दे, डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस। आसान, ठीक है। एंट्री क्लियर होगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंसेस कहां पे जाते हैं क्लास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये उधर चला जाएगा और ये हो गया डेबिट और क्रेडिट आप कर देंगे इनकम टैक्स पेबल। चूंकि ये पेबल है सो इट गोज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर ओके। एंट्री तो क्लियर होगी। तो फिर इसका मतलब ये होगा अब इसकी कैलकुलेशन आप देखनी है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे और हम आगे क्या इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं अब उसकी बातें करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? आपको दोनों डेफिनेशंस भी क्लियर हो गए। अब जो बैलेंस आपका शो हो रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट में तो वो हम लोगों ने कहा कि इनकम टैक्स पेबल है ना, ठीक है। तो दिस इज ओनली फॉर द करंट ईयर्स प्रोविजन। दिस इज द करंट ईयर्स प्रोविजन जो आपके पास शो हो रहा होगा आपकी बैलेंस शीट में एज एन इनकम टैक्स पेबल। दैट विल बी प्रोविजन फॉर योर करंट ईयर। वो इस साल का है, ठीक है। हमने क्या कहा था जब पुराने सालों की एडजस्टमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डिफर्ड टैक्स। सही है, याद है ना? दोनों चीजें याद है, दोनों चीजों में डिस्टिंग्विश करना शुरू करें। करंट टैक्स का मतलब होता है इस साल की चीजें, डिफर्ड टैक्स का मतलब होता है पुराने सालों की एडजस्टमेंट्स। आसान बस तरीके पुराने सालों की एडजस्टमेंट्स। उसमें क्या होता है कि आप जिस साल का जो एक्सपेंस होगा उसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक। डन? यहां तक क्लियर है सारा? ओके लेट्स मूव ऑन। अब इसने यहां पे बात की प्रोविजन की। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई प्रोविजन क्रिएट करनी है, ठीक है। मुझे कोई प्रोविजन क्रिएट करनी है। अब अगर मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं तो देखिए प्रोविजन एक एस्टिमेट होता है ना, प्रोविजन एक किस्म का एस्टिमेट होता है। तो अगर मैं एक एस्टिमेट लगाता हूं तो एस्टिमेट जरूरी है कि हर बार सही हो जाए? कभी हो सकता है एस्टिमेट मेरा ज्यादा हो, कभी एस्टिमेट मेरा कम हो। इसका मतलब देयर आर चांसेस इट विल बी अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन। ये बात भी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अच्छा, अब अंडर ओवर प्रोविजन को पढ़ते हैं कि ये क्या है। ओके, अगर पिछले साल मैंने कोई एस्टिमेट किया कि मेरा टैक्स इतना होगा और फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप लोग ये सब कर लेना तो फिर आप लोग अपनी ये जो कैलकुलेशंस है ना ये आप लोग सबमिट करते हैं टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। आप उनको देते हैं और आजकल जो है वो ज़्यादातर आप लोग सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए। यानी मैं खुद ही कहता हूँ कि मेरे ऊपर इतना टैक्स पड़ता है और मैं खुद ही जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहता हूँ ये लें, ठीक है। मतलब जाता तो नहीं हूँ, ऑनलाइन होता है सारा, लेकिन मैं सबमिट करता हूँ कि दिस इज माई टैक्स रिटर्न, इसके मुताबिक मेरे ऊपर इतना टैक्स बनता है, ये लेने टैक्स, ठीक है। सही है, ओके। अब अगर अंडर या ओवर प्रोविजन कोई पिछले सालों की है तो वो करंट ईयर के टैक्स चार्ज में आप लोगों ने उसके अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी पिछले साल अगर मैंने कोई चीजें ज्यादा कर दी या कम कर दी, मैंने तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया कि यार मेरे ऊपर 1 लाख टैक्स बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको नहीं दे सकता ना, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। सो व्हाट दे वुड डू, दे वुड डू अ सैंपल, ठीक है, एंड देन दे वुड टेक केसेस फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस और फिर वो उसको चेक करेंगे। या अगर वैसी कोई बड़े बड़े यूनिट्स, ठीक है, देयर आर ह्यूज बिजनेसेस, सो दे वुड look at it in detail and they would say नहीं यार हमारे मुताबिक इतना बनता है,
सो देन यू वुड गो ओवर देयर, वो आपको नोटिस इशू करेगा, आप जाएंगे उसके पास, अपनी सारी चीजें लेके जाएंगे, वो देखेगा, सब कैलकुलेशन करेंगे, आप कहेंगे यार 1 लाख बनता है, वो कहता नहीं यार 2 लाख बनता है, आप कहेंगे यार क्या कह रहे हो यार, इसको सही करो, ऐसे यूं करो, चलो यार 1,20,000, बात हो गई। सो दिस इज हाउ यू सेटल इट, ठीक है। आप लोगों ने अब आप लोगों ने दोनों ने मिलकर अपना वो टैक्स का हिसाब कर लिया है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, एनी अंडर और ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रायर ईयर। अब प्रायर ईयर में अगर प्रोविजन आपने कम कैलकुलेट कर दी, आपने कहा कि मेरे हिसाब से बनता है 1 लाख, और फिर आप लोगों ने असेसमेंट कर दी अपनी, और फिर उन्होंने चेक किया, और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि नहीं ये 1,20,000 बनती है, तो ये क्या हो गई, अंडर प्रोविजन। गॉट द आइडिया। तो इसी तरह अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है, ठीक है। अब ये नहीं होता आप मुझे कहते हैं शाबाश शाबाश जल्दी पैसे निकालो, ठीक है, इस तरह नहीं होता वो। फिर आप लोग आगे जाके इधर आप देखेंगे, आगे इधर पढ़ेंगे कि वो बस वो कैलकुलेशंस अगले साल में आगे आ जाएगा, या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगले साल में, ठीक, ओके। सो इट इज डन विद दी, जो भी अंडर या ओवर प्रोविजन होगी वो इस साल के टैक्सेशन के चार्ज में हम एडजस्ट कर देंगे। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, अब इसकी वजह से आपका ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो ईयर एंड पे जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है ना, इनकम टैक्स पेबल, या आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा ना, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। करना फिर क्या है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज द अंडर प्रोविजन इट विल, अगर आपने अंडर प्रोवाइड किया हुआ है, आपने कहा 1 लाख, आपने प्रोविजन क्रिएट कर दी थी पिछले साल 1 लाख की, और आप दोनों ने बैठ के मिलकर डिसाइड किया कि 1,20,000 होना चाहिए, तो अब ये हो गया अंडर प्रोविजन। तो जो इस साल का मैं डिसाइड करूंगा कि कितने पैसे हैं, इसके अंदर ये 20,000 ऐड कर दूंगा, और अगर ओवर प्रोविजन होगी तो फिर सही, अंडर प्रोविजन विल इंक्रीज द टैक्स चार्ज, वो टैक्स के चार्ज को ज्यादा कर देता है, और अगर आपने ओवर प्रोविजन की भी तो इस साल का जो टैक्स चार्ज है वो डिक्रीज। गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं अंडर प्रोविजन पे क्वेश्चन करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया और क्लियर हो जाए कि अंडर ओवर प्रोविजन क्या चीज होती है, ओके। एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में, या इसके बाद जो आपका एग्जाम आ रहा है, या जो आपका इसका एग्जाम होगा विच यू विल गिव फॉर द ACCA, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो भी व्हाटएवर अंडर और ओवर प्रोविजन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक, दिस इज द बैलेंस ऑन दी ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आ रहा होगा ना, ये वो चीज होगी, सही है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होगा ना, वो ये वाली चीज होगी, अंडर और ओवर प्रोविजन। तो फिर आपने क्या करना है, जो टैक्स का अकाउंट आप बनाएंगे, जो टैक्स का अकाउंट जो बनेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ 2 एंट्रीज होगी। एक तो वो बैलेंस होगा जो इसमें आ रहा होगा पिछले साल का, पिछले साल का बैलेंस आएगा ना, पिछले साल आपने कह दिया कि इतना प्रोविजन है, ठीक है, तो वो आ जाएगा इधर, वो बैलेंस यहां पर आ गया, ठीक। अब बैलेंस किसी भी साइड पे आ जाएगा, वो बात की बात करते हैं, बैलेंस आ जाएगा यानी यहां पर, फिर यहां पे इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम कह देते हैं बैलेंस आएगा, ओके। तो बैलेंस आपके पास आएगा, ठीक, बैलेंस जो आएगा, और फिर आपने कुछ पेमेंट करनी है इस साल, ठीक है, आपने पेमेंट करनी है ना, इनकम टैक्स वालों को पैसे तो देने हैं आपने टैक्स के, तो वो पुराने साल वाला आ रहा है, और इस साल वाला भी चार्ज जितना है जो मैंने एंट्री की है उसके मुताबिक मैं पैसे दूंगा उनको, इनकम टैक्स वालों को कितने पैसे देने हैं। तो अगर वो जो बैलेंस आया और जो पेमेंट मैंने की, अगर वो दोनों बराबर हो गया, तो फिर तो जीरो होगा इसका बैलेंस, इसका बैलेंस जीरो होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में आपके पास जीरो लिखा हुआ होगा। और अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है, तो वहां पे कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा होगा। अब इसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, हमने कहा था डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, डेबिट बैलेंस है, विच मींस डेबिट साइड इज हायर, तो डेबिट बैलेंस है, तो वो शो कर रहा है देयर इज अ अंडर प्रोविजन, देयर इज अ अंडर प्रोविजन। तो अगर वो अंडर प्रोविजन आपके पास आ रही है कोई, तो वो चली जाएगी डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस किधर जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, और उसको चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस है, विच मींस क्रेडिट साइड इज हायर, तो क्रेडिट्स आर योर इनकम्स इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसमें कहां पे जाती है, एज अ क्रेडिट, ठीक है, इनकम एज अ इनकम जाता है ना, तो वो चला जाएगा ओवर प्रोविजन क्रेडिट पे चला जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्लियर है? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्लियर? क्वेश्चन करें इसका एक, क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा और भी समझ आ जाएगा कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैसे होता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। Simple has estimated its income tax liability for the year ended 31st December 2018. Year ended 31st December 2018 at 180,000. Simple. Simple is the organization. So organization will decide. मैंने आपसे कहा था ना कि आप खुद ही अपनी assessment करते हैं। तो आप जो assessment अपनी करते हैं वो एक किस्म का estimated है. That's why it is called as provision. So simple has estimated कि कितने पैसे हैं 180,000. आगे चलते हैं। In the previous year, पुराने साल क्या हुआ? Previous year the income tax liability had been estimated as, previous year organization ने कहा कि 1,50,000 रुपए मेरी income tax liability है, सही है? Estimate किया हुआ। Required. Calculate the tax expense that will be shown in the statement of profit and loss, ये वाला, जो कि statement of profit and loss में जाता है, for the year ended 31st December 2018, ठीक है? इस साल का, if the amount that was actually agreed and settled with the tax authorities. मैंने आपसे कहा ना कि आपने तो पिछले साल बोल दिया कि 1,50,000 है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स वाले अपनी भी कुछ स्क्रूटिनी करते हैं, ठीक? अल्लाह माफ करे कभी आप ना आ जाए उस स्क्रूटिनी में, अगर आ गए तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन अगर वो स्क्रूटिनी करते हैं तो फिर आप लोग बैठ के फिर डिसाइड करते हैं, देन यू डिसाइड। तो उन्होंने जो डिसाइड किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया? Settled with the tax authorities in respect of 2017, पिछले साल का कितना हो गया? पहले इसको देखें, 165. आपने क्या कहा था कितना है? So that means there is a under or over provision? Under provision, क्योंकि you estimated 150, but then both of the parties sat together and they decided, बस वो decided है, वो confirm हो जाता है, they decided it is 165. तो फिर 15,000 आपने पिछली बार कम एस्टिमेट किया, सो इट इज अंडर प्रोवाइडेड। अंडर प्रोवाइडेड बाय हाउ मच? 15,000. ओके, सो इन द फर्स्ट सिनेरियो, पहले सिनेरियो में देयर इज अ अंडर प्रोविजन, और अंडर प्रोविजन कितनी की? ऑफ 15,000, और 15,000 की कैलकुलेशन हमने कैसी की कि 150,000 आपने एस्टिमेट किया, 165 सेटलमेंट हुई आप लोगों की, सो दैट मींस देयर इज एन अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन को यूं शो कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि इट्स एन अंडर प्रोविजन। और अंडर प्रोविजन जो हम लोगों ने कहा था कि अगर अंडर प्रोविजन आ गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हाँ, किधर आएगा वो? कौन सी साइड पे होता है? डेबिट बैलेंस विल रिप्रेजेंट एन अंडर प्रोविजन, सही है? तो ये डेबिट बैलेंस होगा आपका, इनकम टैक्स का जो है डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। अब टैक्स एक्सपेंस डिसाइड करें कि कितना होगा। टैक्स एक्सपेंस डिसाइड करें कि कितना होगा। जी क्लास, टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? 15,000। पिछले साल के 15,000 रहते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि 150 हैं, फिर इनकम टैक्स वाले ने कहा नहीं 150 नहीं 165 हैं, फिर आप दोनों मिलकर बैठे, आपने कहा 165 फाइनल, तो 15,000 पिछले साल की भी देनी है। और इस साल का कितना आपने डिसाइड किया? 180। तो मैंने आपसे कहा ना, जब आप लोग सबमिट कर रहे होते हैं ना, when you are giving your tax return, when you are submitting your tax return, so then you pay as per your calculation. फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर उसके अंदर चेंजेस होती है, ठीक है? सो you decided it is 180, ठीक है? But then there is a 15,000 from the previous year, so now your this year ये एंट्री आप करनी है। तो इस ईयर की एंट्री पर मैं यहाँ पे क्या डिसाइड करूंगा? इनकम टैक्स एक्सपेंस वुड बी 180 plus 15 from the previous year. So that means it would be 195,000. So it will be 195,000, ठीक है? इनकम टैक्स एक्सपेंस, सही है? या आप इनकम टैक्स एक्सपेंस इस तरह कर देंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस 195,000, इनकम टैक्स पेबल, फिर जब आप लोग पे करेंगे तो इसको कैश में, कैश को क्रेडिट, सही है? क्लियर? ओके, ये तो हो गया एक। सेकंड सिनेरियो, इन द सेकंड सिनेरियो इट सेज व्हाट इफ इट इज 140,000। अब अगर ये 140 हो जाए, यानी आपने डिसाइड किया कि कितना है? 150 है, और फिर टैक्स वालों के साथ आप बैठे और आपने डिसाइड किया कि नहीं 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 यार, ये तो 140 बन रहा है, तो फिर क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ?
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 150 दे दिए थे उनको, लेकिन बाद में डिसाइड हो गया कि इट इज 140 एक्चुअली, तो फिर क्या हुआ, मैंने 10,000 ओवर प्रोविजन। ये हो गई सेकंड वन इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर प्रोविजन। तो अगर ओवर प्रोविजन है तो मैंने ये कहा था कि आपको कि ये नहीं आप जागो सेकंड शाम में 10,000 निकालो, वो कहेगा यार अगले साल में डाल देना। तो अब इस साल आपने क्या कहा कि कितना मेरा आपके मुताबिक कितना आपका आ रहा है, इनकम टैक्स लायबिलिटी 180 आ रही है, 180 इस साल की आपके पास आ रही है, और 10,000 पिछले साल आपने ज्यादा दे दिए थे, क्रेडिट बैलेंस है व्हिच इज सॉर्ट ऑफ एन इनकम, हमने कहा था सॉर्ट ऑफ एन इनकम, दैट्स व्हाई इट गोस टू द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब अगर 180,000 इस साल का आ रहा है और 10,000 पिछले साल आपने ज्यादा दे दिए थे, तो इस साल मैं एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा, 170। So my entry for this year would be income tax expense debit 170,000 और फिर income tax payable 170,000। वैसे आपने 180 देने थे इस साल, लेकिन पिछले साल 10,000 ज्यादा दे दिए थे, ठीक है, तो अब वो ओवर प्रोविजन हो गई थी, तो इस साल वो 10,000 आप कम कर देंगे, तो आप दे देंगे इस साल 170। Got the idea class? Yes. Got the idea? Over provision under provision clear हो गया? एंट्रीज में अगर हम एक्सपेंस 170 लिखते हैं, फिर इनकम टैक्स पेबल हम 180 लिखेंगे। No. Why? Then how do you balance? सर तो फिर हमें किस तरह पता लगेगा कि ये डिफर्ड टैक्स को? देखिए डेफर्ड टैक्स को तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं, अभी तो हम लोग करंट टैक्स की बात कर रहे हैं। डेफर्ड टैक्स तो हमने कहा था एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट। देखिए हमने दो चीजें बात की। इन द वेरी स्टार्ट वी टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स। वी सेड देयर आर टू थिंग्स। टैक्सेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक करंट टैक्स, एक डेफर्ड टैक्स, ठीक है। फिर हमने कहा था कि करंट टैक्स क्या है, हमने कहा था करंट टैक्स है कि इस साल का कितना मैंने एस्टिमेट किया कि कितने पैसे देने हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं करंट टैक्स, which is the amount of tax payable or recoverable. This 10,000 is my recoverable from the previous year. This year's payable was 180,000. So now the net amount is 170,000 and I will record it as 170,000 expense, 170,000 is payable now. This is the net effect. मैंने तो अभी तक से डेफर्ड टैक्स की बात ही नहीं की। डेफर्ड टैक्स में तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि इट इज एन एक्सपेंस, कहीं पे लिखा नहीं, मैंने कहा इट इज एन एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट किस चीज की, मैंने कहा जिस तरह मैचिंग की होती है कि मैच करें रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ, जो रेवेन्यू है उसका एक्सपेंस उसके साथ लेते हैं, किसी और जगह पे ना जाए। तो इसी तरीके से जो साल है विच ईयर एंड द एक्सपेंस टैक्स ऑफ दैट ईयर शुड गो टू दैट ईयर, इट शुड नॉट गो टू अनदर ईयर, किसी और साल में ना जाए। इसके लिए जो एंट्री करनी पड़ेगी या इसके लिए जो काम करना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स। उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डेफर्ड टैक्स है। ये जो एडजस्टमेंट मैं करता हूं ना, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ताकि जिस साल का टैक्स है इफेक्ट उसी साल में चला जाए, इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। ये भी स्टार्ट करते हैं नहीं, अभी स्टार्ट करता हूं, अभी डेफर्ड टैक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक से हम लोग इनकम टैक्स पेबल की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन देखी, और हम लोगों ने कहा कि ये शो कैसे होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कहां पे ये शो होगा, और अगर लायबिलिटी आपके पास आ रही है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, और अगर एक्सपेंस आपने लिखना होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। ये चला गया उधर। अब बात करेंगे डेफर्ड टैक्स की, वो अभी शुरू करेंगे, डेफर्ड टैक्स को अभी शुरू करेंगे, अभी डेफर्ड टैक्स को शुरू करेंगे। जी तनवीर, $180 का वो है टैक्स है, तो वो सिर्फ नोट्स में हम शो करेंगे। 180,000 का जो टैक्स है वो सिर्फ नोट में शो करेंगे, नहीं वो तो नोट में भी एज सच शो करने की जरूरत होती है। मतलब अगर 180 तो इसका है और फिर अगर हमने वो प्रोविजन कर ये एडजस्टमेंट आप शो करेंगे, यस, वो सिर्फ हाँ, ये नोट्स में आप ये सारा शो करेंगे कि हाउ यू कैलकुलेटेड दिस, शो करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन वो रिटर्न नहीं शो करनी, वो रिटर्न तो आप मैं नहीं शो करना ना, रिटर्न तो मैंने सबमिट कर दी थी आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को, वो मैंने आपको सबमिट कर दी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पब्लिक नहीं कर रहा, पब्लिक कर रहा हूं इस अमाउंट को कि मेरे ऊपर 1,80,000 का टैक्स बनता था इस साल का, पिछले साल मैंने ज्यादा कर दिया था, प्रोवाइड कर दिया था, तो इसलिए इस साल के टैक्स में से इसको निकाल दूंगा प्रोविजन में से, तो इतना चार्ज कर दूंगा, इतना आपको दे दूंगा। आप कहते हैं ठीक है, इतना दे दो,
फिर मैं कहता हूं यार लेकिन, फिर मैं कहता हूं यार लेकिन कुछ चीजें मेरी और आपकी बराबर नहीं आती यार, क्योंकि आप एक बात करते हैं, मैं दूसरी बात करता हूं। मैं कहता हूं कि ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करें, आप कहते हैं ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करो। मैं कहता हूं मेरा प्रॉफिट ये है, आप कहते नहीं आपका प्रॉफिट ये नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट ये होना चाहिए। वो चीजें डेफर्ड टैक्स है। सो व्हाट इज एक्चुअली डेफर्ड टैक्स? दिस इज योर एस्टिमेटेड फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि फ्यूचर के किस जगह पर इसका फर्क पड़ेगा, कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं जो कि आपने किस पीरियड में उसको रिलेट करना है। ठीक है, यानी इस साल या इससे पिछले साल जो भी टैक्स की चीजें हुई उसकी वजह से मेरे उसका इफेक्ट फ्यूचर के चीजों पे क्या पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए जो मैं करूंगा उसको डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एस्टिमेटेड फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स recognized in the financial statements of the current and previous period। इस साल और इससे पिछले साल जितने भी मैंने टैक्सेस के जो भी मैंने अकाउंटिंग मैंने रिलेटेड मैंने चीजें कैलकुलेट की, ठीक है, उनका फ्यूचर के टैक्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। स्टार्ट करो क्लास। ओके, अब हम लोगों ने दो बातें की थी। हमने कहा था देखें एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने क्या कहा था, क्या चीज होती है? अकाउंटिंग प्रॉफिट वो होता है जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने बनाई, ठीक, रेवेन्यू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आपने सारा कैलकुलेट किया। आप आ गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अब आप कहते हैं कि ये सारा साल मैंने ये काम किया है इस पीरियड में, ठीक है, क्वार्टर है या हाफ ईयर है या फुल ईयर, इसमें मैंने ये काम किया, मैंने इतनी चीजें बेची, उसके ऊपर इतना खर्चा आया, मैंने एडमिन का कॉस्ट किया, मैंने ये कॉस्ट किया, मैंने वो कॉस्ट किया, इसके मुताबिक मेरा प्रॉफिट ये आ रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यू नीड टू पब्लिश दिस स्टेटमेंट टू दी आउटसाइडर्स, आपने इसको पब्लिश करना है, ठीक, और ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट इसको बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट या रिपोर्टेड प्रॉफिट। ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर है? फिर एक चीज मैंने कहा कि एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। फिर ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? देखें, टैक्सेबल प्रॉफिट प्रॉफिट ही है, लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं, वो प्रॉफिट है जो कि बनता है टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक। ये उसने आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया या उसने आपको कुछ रूल्स बता दिए विच इज गिवन इन दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसने ये बता दिया कि भाई ये तरीका है, इस तरीके मुताबिक करना है। ठीक, अब आप जो अपनी सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, वो आप लोग अपने मुताबिक कर रहे हैं। आप कहते हैं कि यार मेरे मुताबिक ये एक मार्कर है और इसको रिकॉर्ड, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ FIFO, ठीक है, कॉस्ट फॉर एजम्पशन, और मैं राइट डाउन वैल्यू भी इसकी कर देता हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं ये मशीन है मेरे पास और इसकी 10 साल की यूजफुल लाइफ है मेरे मुताबिक, और इसको स्ट्रेट लाइन, इसको हर साल इक्वल इस्तेमाल करता हूँ, ये बिल्कुल सही रहता है। बस ये आपके एस्टिमेट्स हैं, आप इसके मुताबिक कर रहे हैं। अब जो इनकम टैक्स वालों ने ऑर्डिनेंस दिया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप लोग इन्वेंट्री को इस तरीके से करेंगे, और आपने उस तरीके से करना है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये तो गलत है, मेरे मुताबिक तो मेरी इन्वेंट्री इस तरह है क्योंकि IAS मुझे ये कहता है। ठीक है, तो बस ठीक है, आप उस तरीके से करें, अपना प्रॉफिट निकाल दें, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन टैक्स आपने इसके ऊपर नहीं देना, टैक्स आपने किस प्रॉफिट के ऊपर देना है? इसके ऊपर देना है। इसलिए तो आपके टैक्स में और जब वो लोग टैक्स निकालते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसमें फर्क आता है। इसलिए तो हमने कहा वो अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन, ठीक है, इसलिए तो हमने कहा कि हर चीज में फिर फर्क आएगा, वो कहेगा नहीं इतने पैसे, आप कहेंगे नहीं इतने पैसे। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो फर्क आएंगे ना, इसको अभी नीचे पढ़ते हैं कि ये फर्क कौन से। मैं तो वैसे ही आपको एग्जांपल्स दे दी इन्वेंट्री की और इसकी, वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको भी नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी रीजंस है, वी कॉल इट रीजंस एंड वी कॉल इट एज डिफरेंसेस। ठीक, ओके, पहले आप बताएंगे, दोनों चीजें क्लियर हो गई, अकाउंटिंग प्रॉफिट और रिपोर्टेड प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, दोनों चीजें क्लियर हो गई? दोनों चीजें क्लियर हो गई जी। सर, तो फिर हम टैक्स अथॉरिटीज के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे या नहीं? नहीं, हम बनाते अलग नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आप देखें, हमारा देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी कैन डू।
एक तो आप सोचे आपके यार ये क्या टेंशन है, बस एक ही बनाओ ना, बस एक ही बार बनाओ और अकाउंट टैक्स वालों के मुताबिक बना दो। दिस इज व्हाट यू विल डू, इस तरह कर दें आप। तो फिर इसका मतलब ये है कि इतना फर्क दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। और या फिर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहते हैं नहीं नहीं यार इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर ये मेरे शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, ठीक है, मेरे क्रेडिटर्स क्या कहेंगे, ठीक। सो नहीं, I'll use this one for my accounting purposes, and then at the end of the year we can do some adjustments, and those adjustments are actually called as, got the idea, कि वो पिछले साल में या इस साल में जो एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से टैक्स को आपने एडजस्ट करना है उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्सेशन। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। गॉट द आइडिया। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ईज पर्पसेस वो कहेंगे यार बस टैक्सेबल प्रॉफिट इस तरह बनाओ कि वो टैक्सेबल प्रॉफिट ही निकले, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह हो जाए, आप क्लोज आ जाएंगे लेकिन फिर भी डिफरेंसेस होंगे। हम आगे देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। सो डेफर्ड टैक्सेशन हम लोगों ने कहा कि डेफर्ड टैक्स जो है वो टैक्स कॉन्सिक्वेंस है मेरे इस साल और पिछले साल के पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें मैंने चेंज करनी। फिर डेफर्ड टैक्सेशन मैंने क्या कहा कि डेफर्ड टैक्सेशन से मैं क्या करता हूं कि टैक्स चार्ज को उसके मुताबिक जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो टैक्स जाना चाहिए उसको उधर एडजस्ट करता हूं, इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्सेशन। इसके लिए दो चीजें समझना जरूरी थी, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपको समझ आ गई, रिपोर्टेड प्रॉफिट, और एक था टैक्सेबल प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर ये दोनों में फर्क कहां से आता है, इन दोनों में फर्क क्यों आता है, ठीक है। इन दोनों में फर्क आता है जिन चीजों की वजह से उनके नाम ही है। एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिफरेंसेस और एक को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंसेस, ठीक है। ये दो चीजें, एक है परमानेंट डिफरेंसेस, एक है टेम्पररी डिफरेंसेस, ठीक, क्लियर हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हैं क्या, ये चीजें क्या होती हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये क्या चीजें, ठीक है। टेम्पररी डिफरेंस क्या है, अच्छा टेम्पररी डिफरेंस क्या है। टेम्पररी डिफरेंस अगर एक एक्सपेंस है और वो दोनों चीजों में अलाउड है, यानी एक चीज है जो कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं हाँ हाँ ये एक्सपेंस सही है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपके मुताबिक भी ये एक्सपेंस है, आपने पैसे दिए हैं, इससे आपने कुछ काम किया था, उसका कोई बेनिफिट लिया था आपने, ठीक है, कोई कंसिडरेशन आपने दी, उसके बदले में आपने कोई बेनिफिट लिया, कोई रिसोर्स का कोई आपने बेनिफिट लिया, तो वो एक किस्म का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस ये एक ऐसा एक्सपेंस है अलाउड फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पसेस। लेकिन मसला फिर क्या है, अगर दोनों ने अलाउ कर दिया तो फिर क्या मसला है, मसला है कि अकाउंटिंग पीरियड्स दोनों के डिफरेंट है, अकाउंटिंग पीरियड्स दोनों के डिफरेंस है, दोनों एक्सपेंसेस है, टैक्स वाला भी कहता है ये एक्सपेंस है और आप भी कहते हैं ये एक्सपेंस है, लेकिन दोनों के पीरियड्स डिफरेंट है। यानी आप कहते हैं ये सारा का सारा यार इसी साल में कर दो एक्सपेंस, इस साल में एक्सपेंस कर दो, तो सारा का सारा आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। टैक्स वाला कहता नहीं इस तरह नहीं करते, इसको आधा इधर करो और आधा नेक्स्ट ईयर करो, तो फिर क्या हो गया, फिर दोनों में चेंज आ गया। अगर दोनों में चेंज आ गया तो फिर आपके प्रॉफिट्स में भी चेंज आ गया, तो फिर आपके टैक्स में भी चेंज आ गया, ठीक है, ओके। एग्जांपल क्या दे रहा है वो, इफ रिलीफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गिवन एट अ फास्टर रेट फॉर टैक्स पर्पसेस। ये इस तरह बहुत होता है, इस तरह अक्सर होता है ना कि टैक्स वाले आपको रिलीफ देते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स देते हैं कुछ, वो आपसे कहते हैं यार अगर आप ये काम कर दो ना तो बस ये टैक्स बेनिफिट है, ये सारा का सारा आप चार्ज कर दो या इसको जल्दी जल्दी चार्ज कर दो। आपने ये वाला एसेट अगर खरीदा है ना और इस एसेट को आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इस मशीन का 50% आप पहले साल में चार्ज करो, 50% डेप्रिसिएशन पहले साल में चार्ज करो, बस वो आपको एक किस्म का रिलीफ दे रहा है। 50% डेप्रिसिएशन आप पहले साल में चार्ज कर देंगे, आपने एक मशीन ली है, आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं और 50% डेप्रिसिएशन पहले साल में चार्ज कर दी, तो पहले साल में आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको रिलीफ मिल गया ना एक किस्म का। तो टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके से आपको रिलीफ देता है, ठीक है। तो अगर रिलीफ आपको मिल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कोई मशीन आपने ली, उसकी डेप्रिसिएशन थी और वो कह रहा है कि इसको डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर दो पहले साल में ज्यादा, ठीक है, तो टैक्स आपका कम हो जाता है पहले सालों में, ठीक, तो फिर उसका फायदा आपको मिल जाता है। सही हो गया, सही हो गया क्लास, बात क्लियर होगी। इसको बोलते हैं हम लोग
टेम्पररी डिफरेंस। दोनों रिकग्नाइज करते हैं, मतलब अकाउंटिंग भी रिकग्नाइज करता है ना कि जब भी आप कोई एसेट लोगे उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस करोगे ना। आपके पास तरीका है स्ट्रेट लाइन का, जो आप कहते हैं बस हर साल सेम एक्सपेंस। लेकिन टैक्स वाला आपसे कहता है यार मैं आपको फायदा दे रहा हूँ, पहले साल में ज्यादा कर दो, 50% पहले साल कर दो, बाकियों में फिर आहिस्ता आहिस्ता करना, ठीक है? तो आपको वो फायदा दे रहा है सही, दोनों अलाउ करते हैं, लेकिन टाइमिंग डिफरेंसेस को इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। क्लियर हो गया? टेम्पररी डिफरेंस क्लियर है क्लास? ओके, ये अगर आपको बात समझ आ गई ना तो बस आपको फिर समझे कि आपको चीजों की समझ आ रही है। ओके, अच्छा, डिफर्ड टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट और आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट या फाइनेंशियल प्रॉफिट। वो दो चीजों की वजह से होता है, हम लोगों ने कहा था परमानेंट टेम्पररी फैक्टर्स की वजह से। अगर एक्सपेंस है एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में तो कभी कभी हो सकता है कि वो टैक्स अलाउ ही ना करे। उसकी एग्जांपल भी उसने दी है, एंटरटेनिंग एक्सपेंसेस। एंटरटेनिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनिंग एक्सपेंस, अब एक एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस किया तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा ना। मैं अगर कोई पैसे लगाता हूं तो मैं उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटी कहता नहीं ये एक्सपेंस नहीं, मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं उसको, ये है ही नहीं एक्सपेंस। तो अगर वो उसको नहीं मानेगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और आपका टैक्स भी उसके मुताबिक ज्यादा हो जाएगा। क्या अगले साल में ये चीज सही होगी? नहीं, क्योंकि टैक्स वाला तो उसको मानता ही नहीं। आप उसको ला के वो कहेगा नहीं यार मैंने ये रूल दिया है ना, इसके अंदर नहीं है ये चीज, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? इसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंसेस आते हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं यार, है वो भी रिकॉग्नाइज करता है, आप भी रिकॉग्नाइज करते हो। वो आपसे कहता है कि इस साल में ज्यादा करो, आपने उस साल में कम कर दिया, ठीक है? फिर बाद के सालों में आपका ज्यादा हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है? ये आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, इसको डेफर्ड टैक्सेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स, बस दिस इज द स्टोरी सो फार एंड दी सिंपल स्टोरी। ये आसान लफ्जों में ये सिंपल स्टोरी है अब तक की। इसको खत्म नहीं करें आज, कल करें। चलें फिर कल कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करें। बस बेसिकली यही है बस।